टारगेट प्रीलिम्स 2026 रिवीजन विद एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। जिस सीरीज में हम सवालों के माध्यम से और सवालों की व्याख्याओं के माध्यम से तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी सीरीज की पॉलिटी की वीडियो है और इससे पहले हमने तमाम सब्जेक्ट्स पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए। ये हमारी वीडियो सीरीज का हिस्सा है, तो अब आप जब उन वीडियोस को देखेंगे तो ये वीडियो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा जो पहला सवाल है, 182 निर्वाचित सदस्यों और वर्ष 1971 की 26 करोड़ यानी कि लगभग 26 करोड़ 6,97,475 की जनसंख्या वाली राज्य विधानसभा में प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य क्या होगा। अब ये सवाल हमारे सामने दिया हुआ है, 4 ऑप्शन हमारे सामने है। अब सबसे पहले यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूं कि यहाँ पर कौन से चुनावों की बात हो रही है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात हो रही है। तो अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो आपके एमएलएज हैं उनकी वैल्यू की, उनके वोट की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपके सामने सवाल है। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक हम यहाँ पर 10 सवाल डिस्कस करने वाले हैं और 10 जो सवाल हैं उनके जवाब आप मेरे बताने से पहले कहीं पर लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि कितने सवालों के सही जवाब आपने जो है बिल्कुल दिए हैं। पॉलिटी है तो कोशिश कीजिएगा 10 सवालों में से कम 8 सही सवाल के जवाब जो है आप दे पाएं, इतना सही आपको कम से कम रहना है। चलिए ये हमने देखिए सवाल हमारे सामने। अब सबसे पहले अगर सवाल ऐसा आपके सामने आता है तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद करना है कि फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको एमएलए की सीट की वोट की जो वैल्यू है अगर वो आपको निकालनी है तो फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलएस मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में आप ये तमाम चीजें लगा दीजिए क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा है तो पहले हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। इसके कैलकुलेशन आपकी ऑप्शन बी यानी कि 147 के आसपास निकल करके आएगी। तो ये आपका जो एमएलए की वोटों की संख्या कितनी हो गई, 147 हो जाती है यहाँ पर। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाता है। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर आपका सही जवाब है। अब हमारे सामने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको पता होना चाहिए वो ये है कि यहाँ पर राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होते हैं उसके इलेक्टोरल कॉलेज की बात की गई है, निर्वाचक मंडल की बात की गई है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले तो अगर आप देखें कि आपका लोकसभा और राज्यसभा के लेवल पर कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के लेवल पर आपके जो आपके इलेक्टेड एमपीज हैं, जो इलेक्टेड एमपीज हैं वो यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। तो लोकसभा के भी इलेक्टेड एमपीज यानी कि निर्वाचित जो सांसद हैं और राज्यसभा के जो निर्वाचित सांसद हैं वो यहाँ पर शामिल होते हैं। तो सदन के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें शामिल होते हैं। फिर राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो शामिल नहीं किए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर भी इसमें शामिल नहीं होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसके अलावा आपका दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं वहां के जो निर्वाचित सदस्य हैं, वहां के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। तो अभी दोबारा से एक बार इसको आप रिवाइज कर लीजिए कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं। इसमें आपका सबसे पहले जो आपके एमपीज हैं वो शामिल होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड एमपी शामिल होते हैं। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बेसिकली आपके जो एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो शामिल होते हैं। और फिर यूटी, ये यूटी में कौन कौन सी आपका दिल्ली और पुदुचेरी के जो आपके इलेक्टेड एमपीज एमएलएज हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। एक चीज आपको ये भी याद रखनी है कि यहाँ पर भारत में आपका 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेंगी, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो मेंबर्स हैं वो अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शामिल नहीं होते हैं। तो ये भी हमको पता होना चाहिए। ये आपका इलेक्टोरल कॉलेज आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपके एमएलएस के वोटों की संख्या है वो तो हमने देख ही ली है कि इनको कैसे निकाला जाता है। इसके अलावा आपका जो हर राज्य के जो एमएलए की वोट की संख्या है वो अलग होती है। उत्तर प्रदेश के राज्य के जो एमएलए की वोटों की संख्या है वो आपका ज्यादा होगी और किसी दूसरे छोटे राज्य के एमएलए की जो वोटों की जो वैल्यू है वो वैल्यू कम होगी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि क्या लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपीज हैं क्या उनके वोट की वैल्यू भी अलग अलग होती है, ये आपको याद रखना है कि उनके वोट की वैल्यू अलग नहीं होती है, उनके वोट की वैल्यू समान होती है। तो राज्यसभा और जो आपके लोकसभा के एमपीज हैं उनके जितने भी एमपीज हैं सबको एक समान वोट की वैल्यू मिलती है। और उनके वोट की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है,
जैसे अगर आप देखें, अगर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? जितने भी आपके एमएलएज हैं, जितने भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनके जो टोटल वोट हैं, जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलएज, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलएज जो है, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एमपी से, नंबर ऑफ एमपी से, तो आप क्या प्राप्त कर पाएंगे? आप प्राप्त कर पाएंगे एक एमपी की वोट की वैल्यू कितनी होगी। और अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ेंगे तो अब आप यहां पे समझ पाएंगे कि टोटल वैल्यू ऑफ एमपीज, टोटल वैल्यू ऑफ एमपीज जो है हमेशा बराबर होती है एमएलए के वोट से। टोटल वैल्यू ऑफ एमपीज हमेशा बराबर होती है एमएलए की वोट से। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको पता होना चाहिए। चलिए, हमने देख लिया है, तमाम चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। बाकी फॉर्मूला अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाय निर्वाचित विधायकों की संख्या और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आपका 147 के आसपास निकल करके आपको देखने को मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेटली 147 यहां पर लिया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है कि निजी सदस्यों के विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर अत्यंतिक वोट का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति द्वारा निलंबनकारी यानी कि आपका सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग सभी साधारण विधेयकों के साथ साथ धन विधेयकों पर भी किया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है वो हमको बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा सोच करके देखिए, आप बहुत आसानी से इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो सवाल का जवाब अगर आप देखें यहां पर आपका सबसे पहले दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखें, यहां पर धन विधेयक लिखा हुआ है। तो आपको पता है, अगर आपने धन विधेयक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जो है वो धन विधेयक को वापस नहीं लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति धन विधेयक को वापस नहीं लौटा सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। तो सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है? निलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति जो है किसी सामान्य विधेयक को संसद को वापस लौटाते हैं कि आप उस पर दोबारा विचार कीजिए, उसको रिकंसिडर कीजिए। लेकिन धन विधेयक के मामले में आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को वापस नहीं लौटा सकते हैं। इसीलिए हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। पहला स्टेटमेंट ठीक है। जो हमारा आत्यांतिक वीटो होता है, इसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर राष्ट्रपति जो है वो किसी बिल पर अपनी जो सहमति है उसको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको दो सिचुएशन में मुख्यतः इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो आपका जो प्राइवेट मेंबर बिल है, प्राइवेट मेंबर बिल के कॉन्टेक्स्ट में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है ये भी हमको पता होना चाहिए। एक ऐसा विधेयक जो कि एक नॉन मिनिस्टर ने पेश किया है। अभी फर्क नहीं पड़ता कि वो जो नॉन मिनिस्टर है वो आपका रूलिंग पार्टी का मेंबर है या अपोजिशन पार्टी का मेंबर है, लेकिन वो नॉन मिनिस्टर है। अगर कोई नॉन मिनिस्टर व्यक्ति है जो मंत्री नहीं है, उसने कोई विधेयक पेश किया है तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाता है। तो प्राइवेट मेंबर बिल के मामले में आत्यांतिक वीटो का इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरी सिचुएशन तब उत्पन्न होती है जब आपका एक बिल जो है वो दोनों सदनों से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास गया है, लेकिन राष्ट्रपति के पास जाने से पहले ही जो हमारी जो आपकी मिनिस्टर जो काउंसिल थी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, वो भंग हो जाती है, वो उसका विघटन हो जाता है। और फिर नई जो काउंसिल आती है वो राष्ट्रपति को ये सलाह देती है आप बिल को अपनी मंजूरी मत दीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति जो है वो आत्यांतिक वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका, पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। जो भी चीजें हमने डिस्कस की हैं आपका आत्यांतिक वीटो के बारे में और सस्पेंसिव वीटो के बारे में, वो तमाम चीजें यहाँ पर आपका लिखी हुई हैं। दो सिचुएशन होती हैं जहां पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, निजी विधेयकों के मामले में, निजी सदस्यों के विधेयक के मामले में, और जब कैबिनेट के इस्तीफा देने के बाद सरकारी विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी निलंबनकारी वीटो की हमने बात कर ली है कि इसको जो है वो हम जो आपका मनी बिल होता है उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला स्टेटमेंट है कि संसदीय विधि के विपरीत राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान जारी किया गया अध्यादेश मूल अधिकारों को सीमित कर सकता है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है अध्यादेश पूर्वव्यापी रूप से लागू हो सकता है और संसद के किसी भी मौजूदा अधिनियम को संशोधित या निरस्त कर सकता है। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है अध्यादेश द्वारा किसी भी कानून में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कराधान अध्यादेश द्वारा कर कानून में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कराधान शक्तियां विशेष रूप से संसद में निहित होती हैं। तो अब कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ठीक है ये हमको बताना है, ये हमको पता होना चाहिए। बहुत आसान सा सवाल है। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, सवाल को समझने की कोशिश कीजिए, सवाल को दोबारा से पढ़िए और तब जाकर के आप सवाल का जवाब दे पाएंगे। चलिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर आप इसमें देखें, इसमें सबसे पहले दूसरे स्टेटमेंट को अगर आप देखें,
ये स्टेटमेंट वाला आपका जो है बिल्कुल ठीक है कि जो अध्यादेश है वो रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि पूर्वव्यापी जो है तरीके से लागू किया जा सकता है और किसी कानून को निरस्त कर सकता है या फिर उस कानून को जो है संशोधित कर सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो आपका ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आप इसमें से किसको काट सकते हैं, आप इसमें से इसको काट सकते हैं। अब आप पहले स्टेटमेंट को देखिए, पहले स्टेटमेंट में बेसिकली कहा गया है कि जो हमारा अगर आपातकाल के दौरान कोई अध्यादेश जारी किया जा सकता है तो वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकता है। मूल अधिकारों में संशोधन करने का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। पर आपने अगर जो है अगर आपने ढंग से जो हमारे ऑर्डिनेंस होते हैं उनको पढ़ा है, अध्यादेश को पढ़ा है, तो आपको ये पता होगा कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। ऑर्डिनेंस के माध्यम से राष्ट्रपति जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो प्रोसेस है वो भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 में है और उसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बिना आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर आपका गलत है। पहला अगर गलत है तो आप यहां से इसको भी हटा सकते हैं। अब हमारे सामने दो स्टेटमेंट बचते हैं, बी या फिर डी, यानी कि दो तो ठीक है, दो हमने देख ही लिया है। अब डी पर अगर आप विचार करें कि अध्यादेश द्वारा किसी भी कर कानून में परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि कराधान शक्तियां जो हैं वो विशेष रूप से संसद में निहित होती हैं, ये आपका जो है गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि सरकार जो है आपका अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रपति जो है वो कराधान में भी परिवर्तन कर सकते हैं, कर कानून में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन ए यहां पर सही जवाब हो जाता है। आप देखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के तहत जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है। जब हमारे जो सदन है वो प्रक्रिया में नहीं होता है या सदन भंग होता है, सेशन में नहीं होता है, तो राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, बशर्ते राष्ट्रपति इस बात के लिए सहमत हो, राष्ट्रपति इस बात के लिए इस बात को स्वीकार करते हो कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पर कानून पारित करना अनिवार्य है, तो हम अध्यादेश पारित कर सकते हैं। अब जो भी तमाम प्रोविजंस है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं कि इसको पूर्वव्यापी लागू किया जा सकता है। जो अध्यादेश है वो कर कानून में भी संशोधन कर सकता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। केवल एक ही चीज है कि अध्यादेश कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली खबर हमारा देखें, अगला हमारा जो सवाल है इसमें आपसे पूछा गया है, दो स्टेटमेंट हमारे सामने है। हमारा पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के विपरीत उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। और तीसरा हमारा स्टेटमेंट है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को संघ या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने की अनुमति नहीं होती है लेकिन स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई पद धारण करने की अनुमति होती है। तो अब यहां पर हमको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल को दोबारा से आप पढ़िए और सवाल के जवाब को देने की कोशिश कीजिए और जो भी आपके आंसर हैं उनको लिखते रहिएगा ताकि एंड में आपको पता लग सके कि कितने सवालों के सही जवाब जो है वो आप दे पाए हैं। आपको आपकी तैयारी का अंदाजा भी जो है वो यहां से लग पाएगा। इस सवाल में अगर आप देखें, इसमें आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है। हमने इस पर पहले भी बात की है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को तो हम देख चुके हैं कि उसमें कौन कौन शामिल होता है। उसमें कौन शामिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो आपके मनोनीत सदस्य हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, वो शामिल नहीं होते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति की अगर आप बात करें, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें आपका लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित दोनों मेंबर शामिल होते हैं, जबकि राज्य विधानसभाओं के मेंबर्स को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल एमपी हिस्सा लेते हैं, एमएलए हिस्सा नहीं लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट अगर केवल यहां तक होता तो ठीक होता, लेकिन इसके आगे जो स्थानीय प्राधिकरण के अधीन लाभ के पद को धारण करने की बात की गई है वो स्टेटमेंट इसको गलत बना देता है। क्योंकि आप सोच करके देखिए, आप थोड़ा सा लॉजिक लगा करके देखिए कि राष्ट्रपति जो है वो पूरे देश का राष्ट्रपति है, पूरे देश में जो है वो काम करते हैं। तो ऐसे में आप राष्ट्रपति को कि एक स्थानीय स्तर की बॉडी का कोई अधिकारी कैसे बना सकते हैं, स्थानीय स्तर की बॉडी का कोई अध्यक्ष कैसे बना सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमको याद रखना। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। ऑप्शन ए यहां पर सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। हमने देख लिया है कि आपका उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं और उपराष्ट्रपति जो है उनकी अगर आप देखें आहार्यताएं देखें, क्वालिफिकेशंस देखें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, राज्यसभा के मेंबर बनने की जो है तमाम जो क्वालिफिकेशंस है वो पूरी करते हो और केंद्र, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
किसी स्थानीय प्राधिकरण में आपका लाभ का पद धारण न करते हो, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है, और सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं। इस कोर्स का नाम क्या है? कोर्स का नाम है आपका स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये जो कोर्स है ये एक ऑनलाइन कोर्स है जहां पर आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी कहीं से भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ये कोर्स जो है एक फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि इसमें आपकी नींव को मजबूत किया जाएगा, आपके बेस को मजबूत किया जाएगा। इस पूरे कोर्स में आपको प्रीलिम्स और मेंस के तमाम सब्जेक्ट जो है वो हम कवर करेंगे। इसमें बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीजें कवर की जाएंगी। इसमें 10 प्रिंटेड कलर्ड नोट्स आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे, और 2 साल तक का करंट अफेयर का फ्री एक्सेस जो है वो भी आपको इस पूरे कोर्स में मिलने वाला है, और वो भी मात्र 34,999 रुपए में, बहुत कम प्राइस में सारा पैकेज आपको मिल जाएगा। और अगर आपको इस पे भी डिस्काउंट चाहिए, ये कोड आपके सामने लिखा हुआ है, इस कोड को आप इस्तेमाल करिए, AKSHAY कैपिटल लेटर्स में इस कोड को इस्तेमाल करिए और आप आसानी से इस पूरे कोर्स को प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा आप इस पूरे कोर्स पर EMI की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। EMI की सुविधा में आप हर महीने कुछ मंथली पेमेंट करके इस पूरे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आपको अलग अलग माध्यम मिलेंगे। हिंदी माध्यम भी है, अंग्रेजी माध्यम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। अपनी सहूलियत के मुताबिक आप अपने माध्यम का चयन कर सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर डिस्काउंट कोड लगाना मत भूलिएगा, और ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। अगला सवाल देखते हैं और बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला हमारा सवाल है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला स्टेटमेंट है कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने से पहले लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, और दूसरा हमारा स्टेटमेंट है कि जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है ये हमको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, वीडियो को पॉज कीजिए और चारों ऑप्शंस को पढ़ करके इसका सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। बहुत इजी सवाल है, पॉलिटी में इससे ज्यादा इजी सवाल जो है आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये सवाल आता है तो ये सवाल आंख बंद करके आपको इसका सही जवाब देना है। इसमें सवाल अगर आप देखें, जवाब क्या है? पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन डी यहां पर सही जवाब है। दरअसल अगर आप देखें, भारत में जो कन्वेंशन रहा है, भारत में जो प्रैक्टिस रही है, दिल्ली हाई कोर्ट का एक डिसीजन था। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने इस पूरे डिसीजन में कहा था कि आपका किसी भी व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री नियुक्त भी करना है तो उसको पहले अपना बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं है। वो पहले राष्ट्रपति जो है उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, और नियुक्ति के बाद वो व्यक्ति जो है वो अपना बहुमत जो है सिद्ध कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर हमारा जो है वो आपका गलत हो जाता है। तो अगर आप देखें, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री नियुक्त करना है तो राष्ट्रपति जो है वो बहुमत साबित होने से पहले भी उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, और बाद में उस व्यक्ति को कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति जो है वो सदन में बहुमत साबित करे। दूसरा हमारा जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली आपका कहता है कि प्रधानमंत्री केवल वही व्यक्ति बन सकता है जो संसद का सदस्य हो। ऐसा भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, जिस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर किसी जो है राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री बना सकते हैं, भले ही वो सदन का मेंबर है या नहीं है, और उसको 6 महीने का समय दिया जाता है। उसको 6 महीने का समय दिया जाता है किसी भी एक सदन का मेंबर बनने के लिए। या तो वो व्यक्ति लोकसभा का मेंबर बन सकता है या वो व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो हमने देखा आपका सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में वो डिसीजन दिया था 6 महीने की टाइमलाइन वाला, तो ये आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला हमारा सवाल है, 3 स्टेटमेंट हमारे सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, तीनों स्टेटमेंट एक बार हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट है कि लोकसभा के विघटन के बाद भी मंत्रिपरिषद का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव शामिल होते हैं। और चौथा हमारा स्टेटमेंट है, मंत्रियों के वेतन और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, क्योंकि मंत्री उनके प्रसाद पर्यंत यानी कि प्लेजर पर जो है पद धारित करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे पहले वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, सवाल को दोबारा से पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए, और एक नोटबुक में नोट करके रखिए। इसमें अगर आप देखें, हम सवाल का जवाब अगर आप डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहले आपको तीसरे स्टेटमेंट की तरफ जाना चाहिए। तीसरे स्टेटमेंट की तरफ अगर आप जाएंगे, यहां पर आपका लिखा है कि मंत्रियों के वेतन भत्ते निर्धारित करने की जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रपति की है, वो राष्ट्रपति की है। ये अगर आप स्टेटमेंट केवल यहां तक होता, मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति निर्धारित नहीं करते हैं। कौन निर्धारित करता है?
पार्लियामेंट निर्धारित करती है, संसद निर्धारित करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है। अगर तीसरा गलत है तो आप यहां से इसको भी हटा सकते हैं, आप इसको भी हटा सकते हैं और आप इसको भी हटा सकते हैं। तो केवल एक ऑप्शन ठीक है। दूसरा क्यों गलत है? दूसरा अगर आप देखें यहां पर आपका जो संसदीय सचिव लिखा हुआ है, संसदीय सचिव यहां पर नहीं होगा। अगर आप देखें मंत्री परिषद में जो हमारी कैबिनेट होती है उसमें कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं, उप मंत्री भी होते हैं जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ऐसा कोई फॉर्मल क्लासिफिकेशन आपको भारतीय संविधान में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कन्वेंशंस में आपको ये जरूर देखने को मिल जाएगा। पर जो संसदीय सचिव होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, बल्कि इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री अपने प्लेजर के आधार पर करते हैं, किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। तो हमने देख लिया है, इस पूरे टॉपिक को भी हमने डिस्कस कर लिया है। आपका 1971 में माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपका संसद का विघटन हो गया है तो उसके बावजूद भी जो मंत्रिपरिषद है वो अपने ऑफिस में बना रह सकता है जब तक कि नए मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हो जाता है। तो ये आपका इसलिए कथन एक यहाँ पर सही है। और अगर आप दूसरा देखें तो दूसरे स्टेटमेंट में बेसिकली आपका जो हमारी मंत्रिपरिषद होते हैं उसमें मंत्रियों की 3 श्रेणियां आपको मिलेंगी, कैबिनेट हो गया, राज्य उपमंत्री हो गया, और जो संसदीय सचिव होते हैं उनकी नियुक्ति आपका प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगला सवाल अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है, 3 चीजें यहां पर हमारे सामने दी हुई है। हमको ये बताना है कि प्रभावी बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से उपयुक्त में से कितने सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। यहां पर याद रखिए आपका कौन सा शब्द लिखा हुआ है, प्रभावी बहुमत यानी कि इफेक्टिव मेजॉरिटी। अभी इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा तो आसानी से आप भविष्य में सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। इसका फिलहाल सही जवाब अगर आप देखें 3 चीजें जो हमारे सामने है, राज्यसभा के उपसभापति, ऑप्शन दूसरा है आपका लोकसभा अध्यक्ष और तीसरा है लोकसभा का उपाध्यक्ष। और ये तीनों ही जो हैं ये तीनों ही इफेक्टिव मेजॉरिटी के जरिए हटाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहां पर सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाता है। देखिए ऑप्शन सी सही जवाब है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव मेजॉरिटी की अगर आप बात करें, इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि लोकसभा की जो टोटल मेंबरशिप है, लोकसभा की जो टोटल मेंबरशिप है उससे आपको माइनस कर देना है क्या? वैकेंसी। उससे आपको वैकेंसी माइनस कर देनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि आपका सॉरी आपकी लोकसभा नहीं, इसको राज्यसभा आप कर लीजिए, क्योंकि अगर जो इसको राज्यसभा लोकसभा दोनों कर सकते हैं। जी हाँ, इसको राज्यसभा लोकसभा दोनों कर सकते हैं। तो दोनों में जो आपका टोटल मेंबरशिप है माइनस वैकेंसी करनी होती है। मान लीजिए जैसे आपका एक सदन है, जिस सदन में टोटल जो आपकी सीटें हैं वो 120 हैं, टोटल सीटें 120 हैं, और आपका जो टोटल सीटें हैं वो 120 हैं, और जो वैकेंसीज है मान लीजिए 20 सीटें अभी खाली हैं, तो आपका इफेक्टिव मेजॉरिटी कितनी हो गई? इफेक्टिव मेजॉरिटी में आपका टोटल सीटें हो गई आपका 100, और इसमें इसको अगर आप मेजॉरिटी निकालेंगे तो ये 51 के आसपास आएगा। तो ये एक ऐसा सदन जहां पर टोटल सीटें 120 हैं और 20 सीटें खाली हैं, वहां पर वहां के जो सभापति हैं उसको हटाने के लिए आपको 51 सीटों की जरूरत है, 51 मतों की जरूरत है। तो ये इफेक्टिव मेजॉरिटी आपको पता होनी चाहिए। और इफेक्टिव मेजॉरिटी कहां कहां पर इस्तेमाल होती है? तो जितने भी आपके सदन हैं, जितने भी आपके जो हाउसेज हैं, उन हाउसेज के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको हटाने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी का इस्तेमाल होता है। जैसे आपका लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं, इनको हटाने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी का इस्तेमाल होता है। राज्यसभा के जो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन होते हैं, यानी कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उनको हटाने के लिए, और जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं उनको हटाने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी का इस्तेमाल होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर होते हैं और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं उनको हटाने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी का इस्तेमाल होता है। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो आपके चेयरमैन होते हैं और डिप्टी चेयरमैन होते हैं उनको हटाने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी का इस्तेमाल होता है। तो अब आपको पता है कि इफेक्टिव मेजॉरिटी का इस्तेमाल जो है कहां कहां पर किया जाता है। तो अब अगर इफेक्टिव मेजॉरिटी का कोई भी सवाल भविष्य में आपको देखने को मिलेगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब यहां से बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। अगला हमारा सवाल है बहुत सिंपल सा है कि संसदीय कार्यवाही के उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है कि प्रश्नकाल के दौरान सदस्य न केवल मंत्रियों से बल्कि गैर सरकारी सदस्यों से भी सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है शून्यकाल यानी कि 0 आवर एक औपचारिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से सदस्य सदन में अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले उठा सकते हैं। तो इसका सही जवाब हमको बताना है। इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है कि पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है। जो हमारा प्रश्नकाल होता है, जो क्वेश्चन आवर होता है,
क्वेश्चन आवर के बारे में आपको पता है कि मुख्यतः क्वेश्चन आवर में जो सवाल हैं वो मंत्रियों से पूछे जाते हैं, वो आपका मिनिस्टर से पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी प्राइवेट मेंबर से, किसी गैर मंत्री व्यक्ति से सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं। अगर उस व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी है सदन के भीतर या उसके पास कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है और विधायी मामले से जुड़ी हुई है तो उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्नकाल का इस्तेमाल जो है वो आपका मंत्रियों और नॉन मिनिस्टर से सवाल पूछने के लिए, दोनों से सवाल पूछने के लिए किया जा सकता है। इसमें आपको अलग अलग तरीके से सवाल मिलते हैं। इसमें आपको स्टार्ड क्वेश्चन मिलते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चन मिलते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन मिलते हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टार्ड क्वेश्चन जो है इसमें आपको ओरल आंसर देना होता है, जहां पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अनस्टार्ड क्वेश्चन जो है इसमें रिटन आंसर दिया जाता है, जहां पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो है इसके लिए बेसिकली आपको एक शॉर्ट नोटिस देना पड़ता है, 10 से कम दिनों के समय की सूचना देकर के आप सवाल पूछ सकते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट यहां पर हमारा ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है औपचारिक व्यवस्था, ये शब्द गलत है। यहां पर अनौपचारिक अगर लिखा होता तो ये स्टेटमेंट ठीक होता। औपचारिक लिखा हुआ तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसे आपको एक एक स्टेटमेंट को, आपको एक एक वर्ड को आपको यहां पर पढ़ना है। तो यहां पर औपचारिक लिखा हुआ है इसलिए ये गलत है, क्योंकि जो जीरो आवर होता है, जीरो आवर भारतीय संसद का एक इनोवेशन है। इसका जिक्र आपको भारत के किसी भी फॉर्मल लेवल पर, किसी कानून में, किसी व्यवस्था में देखने को नहीं मिलेगा। बल्कि भारत में जब आपका क्वेश्चन आवर खत्म होता है और उससे पहले जो मेन फंक्शनिंग शुरू होती है, क्वेश्चन आवर के खत्म होने के बाद और मेन फंक्शनिंग के शुरू होने से पहले का जो टाइम होता है उसको जीरो आवर बोला जाता है, जहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाया जा सकता है और उसको डिस्कस किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए जो है वो यहां पर सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले सवाल को अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है स्थगन प्रस्ताव जो है हमारे सामने, हमें संसदीय प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमारा पहला स्टेटमेंट है स्थगन प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और उसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है विश्वास प्रस्ताव आमतौर पर विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है, जिससे सरकार को लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना होता है। तो यहां पर हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। वीडियो को पॉज कीजिए, बहुत आसान सा सवाल है। अगर आपने हल्का सा भी थोड़ा सा ढंग से पढ़ा है तो आसानी से आप इस सवाल के जवाब को दे पाएंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल का जवाब कहीं पर लिख लीजिए, हम जवाब को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पहला स्टेटमेंट है ये भी गलत है, दूसरा स्टेटमेंट जो है ये भी गलत है। इसमें अगर आप देखें पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? पहला स्टेटमेंट गलत इस वजह से है क्योंकि ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्थगन प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। ये गलत है। स्थगन प्रस्ताव जो है वो संसद में केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको पता होना चाहिए। क्यों राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होता है, इसके पीछे भी एक रीजन है। इसके पीछे रीजन दरअसल ये है कि जो आपका स्थगन प्रस्ताव है वो संसद के लिए वो हमारी सरकार के लिए निंदा लेकर के आता है। सरकार के एक सेंसर एलिमेंट आपको इसमें देखने को मिलता है। तो सरकार की जहां पर निंदा होती है, सरकार की निंदा करने का जो काम है वो आपका राज्यसभा का नहीं है। राज्यसभा भी कर सकती है, लेकिन सरकार जो लोकसभा है वो सरकार के जो सरकार है वो लोकसभा के प्रति डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जहां पर सरकार के सेंसर का एलिमेंट होता है, जहां पर सरकार की निंदा का एलिमेंट होता है, वो काम केवल लोकसभा में होता है। इसीलिए ये प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा इस गलत है क्योंकि यहां पर विपक्षी दल लिखा हुआ है। जो आपके विश्वास प्रस्ताव होते हैं, जो ट्रस्ट मोशन होता है, ट्रस्ट मोशन मुख्य तौर पर आपका सरकार लेकर के आती है संसद में, ये साबित करने के लिए सरकार के पास अभी भी जो है बहुमत मौजूद है। जबकि जो विपक्षी दल हैं ये क्या लेकर के आते हैं? ये लेकर के आते हैं अविश्वास प्रस्ताव। ये क्या लेकर के आते हैं? अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। और ये लेकर के आते हैं कॉन्फिडेंस मोशन, ट्रस्ट वोट इनको प्राप्त करना होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन डी यहां पर आपका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन डी यहां पर सही जवाब है। अगला सवाल अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है केंद्र सरकार द्वारा किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। और दूसरा हमारा पॉइंट हमको दिया हुआ है केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेना। तीसरा है भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिक निधि की अभिरक्षा। और चौथा है हमारा भारत के लोक लेखा से धन का विनियोग यानी कि अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है खर्च करना। तो अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? खर्च करना। तो अब हमको बताना है कि इसमें से बेसिकली आपका
कौन से जो आइटम्स हैं, कौन से मद हैं, ये बेसिकली आपका आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक के अंतर्गत आएंगे, यानी कि मनी बिल के अंतर्गत आएंगे। इसको थोड़ा सा पॉज कीजिए, सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, आपको सोचना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर आपको ये सवाल दिया गया है। थोड़ा सा सोच करके देखिए, आप इस सवाल का जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो इसमें से अगर आप देखें, यहाँ पर आपका जो चौथा जो आइटम है, यानी कि जो अप्रोप्रिएशन बिल, जो यहाँ पर जो आपका भारत में पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, जो हमारा पब्लिक अकाउंट्स है, पब्लिक अकाउंट से जो धन अप्रोप्रिएशन की बात की गई, खर्च की बात की गई है, ये जो है आपका धन विधेयक से नहीं होता है। ये किससे होता है? ये आपका एग्जीक्यूटिव एक्शन से होता है, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से होता है। और बाकी जो आपके तीनों काम ऊपर दिए हुए हैं, बाकी जो तीनों काम है, ये धन विधेयक से होते हैं। तो ऑप्शन सी यहां पर इसका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन सी यहां पर इसका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको याद रखनी है कि क्या क्या चीजें जो हैं आपका आर्टिकल 110 के तहत कवर होती हैं। तो इसमें आप जो है किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिवहन, परिहार, परिवर्तन और विनियमन जो है वो धन विधेयक के तहत कवर होता है। केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन जो है ये भी धन विधेयक के अंतर्गत आता है, मनी बिल के अंतर्गत आता है। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, जिसमें ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें धन से निकालना शामिल है, तो इसको भी जो है हम मनी बिल में शामिल करते हैं। और भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, यानी कि अगर आपको भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई खर्चा करना है तो आपको वो मनी बिल में शामिल करना पड़ेगा, लेकिन पब्लिक अकाउंट से अगर कोई खर्चा करना है तो वो आप डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव एक्शन से कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमको याद रखना है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अंत में चलिए करते हैं वीडियो को समाप्त। आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन से पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने सवाल आपने सही जवाब दिए हैं, कितना आप सही जवाब बता पाए हैं और कितने आपके गलत हुए हैं और क्यों गलत हुए हैं। ये भी अगर आपको बताया तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, अब अंत में हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चार चीजें हमारे सामने दी हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका शक्ति है, कौन सी पार्डनिंग पावर्स की यहाँ पर बात हो रही है। दूसरा आपका विवरण है। तो सबसे पहले समाधान है, समाधान के सामने लिखा हुआ है दोष सिद्धि माफ हो जाती है लेकिन दंड नहीं। दूसरा है आपका लघुकरण, दंड की प्रकृति को कम दंड के रूप में परिवर्तित करना। ऑप्शन तीसरा है हमारा विराम, दंड की प्रकृति में बदलाव किए बिना उसकी अवधि कम करना। और चौथा है प्रविलंबन, यानी कि अपील के लिए समय हेतु देने हेतु सजा पर अस्थायी रोक। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से आपके युग्म जो हैं वो सही सुमेलित हैं। तो ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी नोट के साथ करते हैं आज के हम अपनी वीडियो को समाप्त। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।